व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 और 2 देख लिए होंगे और आपको मज़ा आया होगा। तो आज अपने सेशन की बेहतरीन स्टार्ट करते हैं, बेहतरीन मज़े से पढ़ेंगे। आज अपन क्या पढ़ेंगे कि फीचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यार फीचर क्या है इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मोटिवेशन डाल देते हैं आपके अंदर। क्या, व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गो टू ग्रैप इट एंड नेवर लेट गो। भाई आपके अंदर कुछ ना कुछ ड्रीम है, उस चीज़ को पाने के लिए अगर कुछ ना कुछ ड्रीम है ना, तो आप उसके अंदर चले जाओ, कति उसको अंदर से खींच के ले आओ कि भाई ये चीज़ चाहिए तो चाहिए वो, ठीक है ना। और कभी भी क्या, नेवर लेट गो, कभी भी मतलब उस चीज़ को छोड़ने की प्रयास मत करो। मतलब यार ठीक है ये नहीं मिली तो ये, भाई कभी भी सेकंड ऑप्शन क्रिएट मत करो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपन 12th क्लास का प्रिंसिपल मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3। तो गाइज क्या बोलता है इसमें, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो साइज फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल एंड फीचर ऑफ प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्स एप्लीबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ यार गाइज कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे यूनिवर्स में अप्लाइड है, पूरी यूनिवर्स में अप्लाइड है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट मे बी अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट मे बी अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट मे बी मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। आपने मान लो एक छोटा सा धंधा किया, आप उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाओगे, ऑब्वियसली बात है। अगर आपने कोई फैक्ट्री खोली, आप अगर उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं लगाओगे तो गाइस क्या आपके जो फैक्ट्री है वो आपका गोल अचीव कर पाएगी? जो आपने टारगेट सेट कर रखा है वो अचीव कर पाएगी? नहीं ना। तो ऐसे बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आपकी नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप प्रॉफिट के लिए कमा रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे, चाहे आप बिना प्रॉफिट के लिए कमा रहे हो, हर जगह आपकी क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। ठीक है गाइस। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे आप खुद की दुकान कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक सेक्टर के लिए काम धंधा खोला है उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक सेक्टर खोल दिए, अगर मान लो उसकी सफाई, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल खोल दिए, सरकारी हॉस्पिटल खोल रखे हैं, अगर मान लो उसमें मैनेजमेंट नहीं है, डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुंच रहा, जो स्टाफ लग रहा है उसको टाइम पे नहीं पहुंच रहा, कर्मचारी है जो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे, तो गाइस क्या मैनेजमेंट क्या हॉस्पिटल अच्छी तरह चल पाएगा? नहीं ना। अगर मान लो उसमें तो जो दवाइयाँ आती है वो टाइम पे नहीं आ रही, क्या वो मैनेजमेंट अच्छी तरह चल पाएगा? क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरह चल पाएगी? नहीं ना। तो इसलिए बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे आप खुद का सेक्टर खोल रहे हो वो भी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो जब भी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट बना रहे हो जब भी, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं इसमें गाइस कि टू एक्सटेंड दे एक्सटेंड of applicability will depend upon the nature of organization, scale of organization, type of organization। क्या एप्लीकेबिलिटी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो किस पे डिपेंड होगा? क्या, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपका क्या नेचर है, मतलब कौन सा धंधा आप कर रहे हो, ठीक है। स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, मीडियम कर रहे हो, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी टाइप का है, मतलब कौन सी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे डिपेंड क्या होगा आपका, क्या क्या डिपेंड होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया है तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया आगे बढ़ते हैं। चलो भैया ये पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, अब सेकंड पॉइंट और समझा दो। ठीक है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में, हालांकि बहुत बार पूछा गया है। ठीक है गाइस, जिन भैया को, जिन भाई को, जिन किसी को भी अगर नोट्स बनाने हैं तो यू कैन बना सकते हो भाई आप नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन अब सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्या, जनरल गाइडेंस। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं भाई, एक मिनट,
हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडेंस फॉर द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो क्या है, जनरल गाइडेंस है। किसकी गाइडेंस है जनरल भाई, किसकी गाइडेंस है जनरल, बताना भाई, मैनेजर की एक जनरल गाइडेंस है। क्या मैनेजर क्या एक्शन लेगा, उस प्रिंसिपल ऑफ मतलब उस प्रिंसिपल को सेट करने के लिए क्या वो एक्शन लेगा, कौन से बिहेवियर से लेगा, ठीक है, ये क्या है बताता है भाई, जनरल गाइडेंस बताता है। दीज आर ओनली गाइडेंस दैट शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर but not a ready-made solution for all type of problem, because in a real and practical world situation can be more complex and dynamic which are dependent on their factor। तो ये क्या बोलता है कि ना एक गाइडेंस, एक है ना गाइडलाइंस का काम करती है, जो कि फॉलोड कौन करता है, मैनेजर। ये भाई एक बिल्कुल रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। रेडीमेड सोल्यूशन इन द सेंस, मान लो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसमें लगा दिया, ठीक है ना, तो भाई ये एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि ये एप्लीकेबल हो गया या हो गया। भाई ये चेंज होता रहता है, क्योंकि अपन एक रियल वर्ड में देखे, अगर अपन एक रियल वर्ड में देखे, एक प्रैक्टिकल वर्ड में देखे ना, तो क्या है कि जो सिचुएशन है ना, वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मतलब चेंज टू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। और जो ये जो फैक्टर है ना, विच आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैक्टर, वेरियस फैक्टर पे डिपेंड होती है भाई, मतलब बिजनेस में किस वे से चेंज आया है। जैसे मान लो भाई आपने आज बिजनेस खोल लिया, प्लास्टिक का बिजनेस खोल लिया, अरे गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, तो यार वो तो चेंज किसका है, पॉलिटिकल चेंज है, वो तो पॉलिटिकल के लेके आए ना, तो अपन पॉलिसी किसकी बना रहे हैं, पॉलिटिकल की लेके आ रहे हैं। अगर मान लो आपने वहां पर लेवल अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगा दे टेक्निकल के ऊपर, तो उसमें टेक्निकल का फॉल्ट नहीं है, उसमें तो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। इस बिहाफ से अपन को पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, वो टेक्निकल की हटा के अपन को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, वो पॉलिटिकल लेके आनी पड़ेगी। समझ में आया? तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, तो क्या बोलता है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द मैनेजर एज वेल एज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो एक्सपीरियंस से क्या फॉर्म्ड होता है, और एक कलेक्टिव अफेक्ट ऑफ मैनेजर, मतलब सब बंदे भाई, प्रोडक्शन के भी, सेल्स के भी, और क्या नाम है, जो आपने अलग अलग मैनेजर लगा रखे हैं, उन सबका कलेक्टिव इफेक्ट लगता है, उन सबका कलेक्टिव अफेक्ट लगता है। अगर मान लो भाई अकेला बंदा, मैंने मतलब अपन ने मैनेजमेंट में बात कर रखी है, अकेला बंदा कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता, उसमें अफेक्ट किसका लगता है, सभी मेंबर का, चाहे मतलब सभी मैनेजर का लगेगा, चाहे टॉप लेवल पे जितने बंदे काम कर रहे हैं उनका लगेगा। तो गाइस इसमें यही बोलता है कि इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपन कोई भी लगाते हैं, कोई भी फॉर्म करते हैं ना, तो इसमें कलेक्टिव एफर्ट लगता है, किसका, सभी मैनेजर का, ठीक है ना। और ये एज वेल एज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, भाई एक्सपेरिमेंट करके, मतलब आज जो प्रिंसिपल सेट कर दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कोई थोड़ी दिनों तक चला, रह गया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कर करके अपन एक अच्छा प्रिंसिपल चूज करते हैं और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाते हैं। उस प्रिंसिपल को लगाने के बाद अपन को जो अपना जो गोल है, जो अपना टारगेट है ना, वो अचीव होता है। तो ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थर्ड वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं गाइस फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं भाई, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है भाई, वो मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक है ना। इट दे कैन बी अप्लाइड आफ्टर मॉडिफिकेशन एज पर द सिचुएशन, दो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो मॉडिफिकेशन, वो अगर मान लो आज आपने कुछ प्रिंसिपल लगा दिया, उसको मॉडिफाई, अगली बार आप लगाओगे उसको मॉडिफाई करोगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे, और वो सिचुएशन चेंज होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे लगाओगे, तो जब भी कहते हैं कि ये ना जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स और टूल फॉर डिफरेंट पर्पज, बट मैनेजर शुड डिसाइड विच टाइप ऑफ टूल इज रिक्वायर्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का माइंड अलग होता है, ठीक है, सभी अपनी डिफरेंट स्किल यूज करते हैं, ठीक है। तो मैनेजर को क्या डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा टूल अच्छा रहेगा और सबके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो और वो टूल फिर वो सेट करके अपने क्या नाम है जो ऑर्गेनाइजेशन पे लगाता है, ठीक है गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है।
तो गाइस अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है कंटीजेंट द एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या इसमें बता रहे कंटीजेंट क्या है, मतलब जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वो डिपेंड रहती है सिचुएशन टू सिचुएशन पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिचुएशन अगर मान लो चेंज होगी तो अपन को अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी अपन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में गाइस? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो गाइस प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली वीडियो आगे के लिए शेयर करना। तो अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपन को क्या बोलता है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, अगर मान लो भाई एक बात बताओ, मैं जनरल पूछता हूँ, अगर मान लो मैं आज बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल लगा दिए, यार मैंने कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल लगाए, कुछ ना कुछ तो अपन को कोज एंड इफेक्ट तो मिलेगा, चाहे नेगेटिव मिलो चाहे पॉजिटिव मिलो। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छा काम कर गया तो मेरे को क्या मिलेगा? पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेट नहीं हुआ तो क्या मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। तो इसलिए बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ना कुछ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलता है। तो आइए गाइस अपन पढ़ते हैं क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो क्या एस्टेब्लिश करते हैं? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट्स मीन principle of management can be used in a similar situation in a large case, or we can say that if a particular principle is applied in a particular situation what could be its effect। अगर मान लो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या सिमिलर सिचुएशन पे, ठीक है, अपन ने एक प्रिंसिपल लगा दिया एक बहुत बड़े लार्ज मतलब लार्ज केस पे, ठीक है, और क्या बोलता है वी कैन से दैट इट अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन तो व्हाट कुड बी इफेक्ट। अगर मान लो जो प्रिंसिपल की कमी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने वो ही लगा दिया तो क्या मिलेगा अपन को? व्हाट कुड बी इट इफेक्ट। क्या अपन को तो पॉजिटिव भी मिलेगा। अगर मान लो अपन ने वो प्रिंसिपल की उम्मीद नहीं थी, अपन ने वो लगा दिया तो अपन को क्या इफेक्ट मिलेगा? नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, रियल लाइफ सिचुएशन आर नॉट सिमिलर सो दे कैन बी कॉल्ड एज लेस देन परफेक्ट एंड फाइंड आउट एक्यूरेट कॉज एंड रिलेशनशिप इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है और एक रियल लाइफ सिचुएशन है, इज नॉट सिमिलर। तो भाई हर सभी की जो रियल लाइफ सिचुएशन है हर ऑर्गेनाइजेशन की सेम रहती है, जरूरी थोड़ी ना भाई कोई एक प्रिंसिपल से दुखी है तो कोई दूसरे प्रिंसिपल से दुखी है। तो इसलिए बोलता है कि सभी की सेम नहीं होती। सो अपन को एक डिफिकल्टी होती है कि अपन ने मतलब एक मतलब अच्छी तरीके से अपन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता नहीं कर पाते, अपन पता नहीं कर पाते। तो इसलिए ठीक है ना, तो फिर क्या बोलते हैं थर्ड पॉइंट, दिस प्रिंसिपल कैन बी यूजफुल फॉर मैनेजर टू द एक्सटेंट। तो क्या नाम है जो प्रिंसिपल है, जो ये वाला प्रिंसिपल है ना, ये कौन अच्छी तरह से कौन यूज करता है? मैनेजर, जिससे कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अच्छा क्लोज एंड इफेक्टिव अपन को पता चले भाई क्या मतलब क्यों अपनी जो इंडियन जो अपनी क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है वो नीचे जा रही है, क्यों अपनी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रोथ हो रही है पर वो कम ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए बोलता है कि मैनेजर ने एक अच्छा डिसीजन ले सके, इसलिए अपन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक और फीचर अपन बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबसे अच्छी समझ में आई होगी। तो इसमें भी 7 पॉइंट है, तो 7 पॉइंट अपन बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं। मेनली बिहेवियरेबल, ठीक है, तो क्या बोलते हैं मतलब बिहेवियर पे डिपेंड रहती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरेबल इन नेचर बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर टू द इन्फ्लुएंस। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना वो मेनली बिहेवियरेबल होती है, मतलब बिहेवियर पे डिपेंड होती है, क्योंकि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ जो है ना वो अप्लाइड किस पे होती है? ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाइड होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल ऑल्सो रिलेटेड टू थिंक एज वेल एज फिनोमिनल इन नेचर बट टू सेम एक्सटेंट। तो ये जो प्रिंसिपल है ना वो रिलेटेड टू थिंग्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो होता है, और एक फिनोमिनल इन नेचर भी होता है। ठीक है गाइस, एमसीक्यू आता है इसका, एमसीक्यू आता है। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली लाइन समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है, दिस प्रिंसिपल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन
एंड मटेरियल फॉर एनकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो ये जो वाला प्रिंसिपल है ना, ये क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग देता है कि इसके बीच में, एक तो ह्यूमन के बीच में और एक मटेरियल के बीच में अच्छी रिलेशनशिप बताता है, जिससे कि अपन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट 3 अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और गाइस मैं जाते जाते बोलता हूँ कि अपने आज जो आपका जो 12th क्लास है उसमें आप बेस्ट देना, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़े। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।